कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात होती है लेडी ए शीन से, जो कि न्यूज़पेपर के जरिए देश विदेश की खबरें पढ़ रही होती है। उसे अपने देश की इंटरनल और इंटरनेशनल अफेयर्स में कुछ ज़्यादा ही रुचि होती है। समय चल रहा होता है। एम्प्रेस मियोंग शियोंग की हत्या के बाद देश काफी कमजोर हो चुका होता है और लेडी ए शीन को इस बात की काफी चिंता होती है। लेकिन एक दिन लाजगो को खबर मिल ही जाती है। असल में 1900 के दशक में नोबल वुमेन्स को ज्यादा पढ़ने लिखने की छूट नहीं थी, इसीलिए वो लेडी ए शीन के बर्ताव से काफी नाराज होते हैं। लेडी ए शीन अपने बचाव में उनसे माफी मांगती है। लाजगो को अच्छे से ये बात पता थी कि उनके मना करने के बावजूद ये लड़की दोबारा से ये हरकत करेगी, इसीलिए वो उसे सबक सिखाने के लिए पुराने ग्रंथ ट्रांसक्राइब करने का काम दे देते हैं। लेडी ए शीन भी ऐसे हार मानने वालों में से नहीं होती। वो दिन रात एक कर देती है और अपना काम पूरा कर दोबारा जा पहुंचती है लाजगो के पास। लाजगो गंभीर निगाहों से उसकी तरफ देखते हैं। रेस्पॉन्ड में वो कहती है, फ्रांस, रूसियन, जापान सभी उनके देश लूट रहे हैं, ऐसे में वो चुप कैसे बैठ सकती है। लाजगो कहते हैं, इसकी चिंता करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम शादी करके अपना वंशज आगे बढ़ाना है। इस पर वो कहती है, इससे बढ़िया मुझे मरना मंजूर होगा। तो इस प्रकार लेडी ए शीन और लाजगो की लंबी झड़प हो जाती है। लाजगो को समझ आ गया होता है कि वो इसे रोक नहीं सकते, इसलिए थक हार के वे गनर जूंग को बुलावा भेजते हैं और उसे लेडी ए शीन का मेंटर बना देते हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि लेडी ए शीन को सिर्फ उतना ही ट्रेन करना जिससे वे खुद को जिंदा रख सके। तो इस प्रकार लेडी ए शीन की ट्रेनिंग शुरू होती है। गनर जूंग का पहले से एक हाइड आउट हुआ करता था। लेडी ए शीन की ट्रेनिंग वहीं से रुख पकड़ती है। समय के साथ साथ लेडी ए शीन भी एक अच्छी गनर बन जाती है। गनर जूंग उससे एक सवाल पूछते हैं, तुम चाहती तो आराम से अपनी जिंदगी एक नोबल वुमेन की तरह काट सकती थी, फिर भी तुमने ये रास्ता क्यों चुना? लेडी ए शीन का जवाब रहता है, हमारा देश बहुत कमजोर पड़ गया है। एम्परर ने बाकी शक्तिशाली देशों को पत्र लिख लिख के हमारे देश को और भी ज्यादा कमजोर कर दिया है, इसीलिए मैं बंदूक से लड़ूंगी, शब्दों में कोई ताकत नहीं होती। समय चल रहा होता है 1898 के दौर का। अमेरिका और स्पेन के बीच युद्ध छिड़ चुका होता है। उधर लेडी ए शीन की बंदूक चलाने की योग्यता और भी ज्यादा अच्छी हो गई होती है। 3 साल बीतने के बाद नवंबर 1901 को युद्ध खत्म होता है और अमेरिका ने स्पेन को हरा दिया होता है। यूजीन और कायलर को अपनी युद्ध कौशल के लिए प्रमोशन मिलता है और उनकी नियुक्ति जोसन में कर दी जाती है। यूजीन को जोसन में लोगन टायलर को मारने का पहला मिशन मिला होता है। जाहिर तौर पे लोगन टायलर ने अमेरिका के कुछ सीक्रेट्स जापान को दे दिए होते हैं, इसीलिए उसका मरना निश्चित था। सामान पैक करने के दौरान यूजीन की मुलाकात एक जापानीज आदमी से होती है, जो कि उसका पड़ोसी होता है। वे दोनों कुछ देश विदेश की बातें कर रहे होते हैं। जापानीज आदमी की मुस्कुराहट और फिजिकल एक्सप्रेशन से एक बात तो बखूबी समझ में आ रही होती है कि उसकी बातें खोखली हैं। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। लेडी ए शीन की मुलाकात एक लड़की से होती है, जो कि न्यू स्कूल में इंग्लिश सीखने जाती है। लेडी ए शीन उससे पूछती है, तुम इंग्लिश क्यों सीख रही हो? अच्छा नाम कमाने के लिए? लड़की उसे जवाब देती है, नहीं, मैं इंग्लिश नाम कमाने के लिए नहीं, लव के लिए सीख रही हूँ। लेडी ए शीन उसके इस जवाब पे काफी सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है, ये लव क्या चीज है जो नाम से भी बड़ा है। असल में उस समय के काल में इंग्लिश का उतना चलन नहीं था, इसीलिए लेडी ए शीन को उस लड़की के जवाब का शाब्दिक अर्थ समझ नहीं आता है। अमेरिकन मिनिस्टर लोगन और जोसन फॉरेन मिनिस्टर ली सी हुन की एक जापानीज बार में मीटिंग चल रही होती है। एक महिला जो इस बार में ही काम करती है, वो खिड़की खोल देती है हवा पास होने के लिए। तभी हम देखते हैं कि लोगन टायलर एक स्नैपर के निशाने पर है, लेकिन उस स्नैपर के ट्रिगर दबाने से पहले ही गोली कहीं और से चल जाती है। यानी कि अभी फिलहाल 2 स्नैपर यहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर बात है दूसरा स्नैपर यूजीन ही है। समुराई की एक टुकड़ी जो कि लोगन टायलर की रक्षा में वहां तैनात होती है, वो दोनों स्नैपर्स पर गोली बरसाना शुरू कर देते हैं। हाथापाई में 4 समुराई मारे जाते हैं।
दोनों स्नाइपर संदिग्ध निगाहों से एक दूसरे को देखते हैं और जब उन्हें लगता है कि एक दूसरे से उन्हें कोई खतरा नहीं है तो दोनों अपने रास्ते चलते बनते हैं। भीड़ के बीच लेडी एशीन और यूजीन एक दूसरे का रास्ता क्रॉस करते हैं और तभी उन्हें गन पाउडर की स्मेल आती है। उसी वक्त चारों तरफ नई स्ट्रीट लाइट से उजाला हो जाता है। उनकी बातचीत होती है। लेडी एशीन उसके बोलने के तरीके से समझ जाती है कि ये आदमी यहाँ का नहीं, कहीं विदेशी है। यूजीन भी आसपास के सुरेंडिक्स को देखकर समझ जाता है कि लेडी एशीन यहाँ की बेहद बड़ी हस्ती है जिसे सभी जानते हैं। लेडी एशीन उसके साथ काफी बेरुखी से पेश आती है, लेकिन यूजीन बिल्कुल सरल स्वभाव में बात कर रहा होता है। लोगन टायलर की हत्या के बाद कुछ समुराई का समूह उसके घर की तलाशी करते हैं, जहां हमारी मुलाकात दो लोगों से होती है। पहला परिचय इस लड़की का है जो कि लोगन टायलर की नौकरानी होती है, समथिंग लाइक बेबीसिटर। दूसरा परिचय समुराई के बॉस का है जो कि लोगन टायलर के घर में किसी डॉक्यूमेंट को ढूंढ रहा होता है। उसका नाम होता है गूडॉग मै। उसके बोलने के ढंग और रवैये को देखकर लगता है कि किसी की जान लेना उसके लिए आम बात है, लेकिन जिस प्रकार से वो इस लड़की को मीठी धमकी देता है उस हिसाब से वो वसूलों वाला आदमी प्रतीत हो रहा है। अमेरिकी लेगेशन में यूजीन अपने परिचय में बताता है कि उसकी नियुक्ति एक्टिंग काउंसिल के पोस्ट पर की गई है, इंग्लिश इंटरप्रेटर। वो यूजीन को प्रेजेंट सिनेरियो से अवगत कराता है और बाकी मिनिस्टर्स का परिचय भी देता है। लोगन टायलर के हत्या के सिलसिले में रॉयल सभा बिठाई जाती है जिसमें अमेरिकन मिनिस्टर एलन समेत एम्परर गोजोंग भी मौजूद होते हैं। एलन, जो कि जाहिर सी बात है अमेरिका के सपोर्ट में ही होता है, वो टायलर की मौत का फायदा उठाकर अमेरिकन सेना को जोसन में लाना चाहता था। वहीं फॉरेन मिनिस्टर ली से हुन जापान की तरफदारी कर रहा होता है। बस ली जुंग मून ही एक अकेला मिनिस्टर होता है जो कि जोसन के हित में सुझाव दे रहा होता है, लेकिन इन सारे सुझाव से अलग एम्परर गोजोंग एक अलग ही सवाल उठा देते हैं। उनकी सूझबूझ और चालाकी देखकर सारे मिनिस्टर चुप हो जाते हैं। हालांकि 30 साल पहले गंगवा आइलैंड के युद्ध के दौरान एम्परर गोजोंग बस एक कठपुतली समान राजा थे। यूजीन जिस होटल में ठहरा होता है उसकी मालकिन भी एक टॉप लेडी होती है। उसका नाम कुजो हिना होता है और वो एक प्रो जापानीज होती है। दोनों की मुलाकात तब होती है जब वो एक ब्रिगेड गेस्ट की पिटाई कर रही होती है। यूजीन उसकी इस पर्सनैलिटी से काफी इम्प्रेस दिख रहा होता है। वहीं कुजो हिना भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगती है। तभी होटल में एंट्री होती है गूडोंग मै की। कुजो हिना और गूडोंग मै दोनों ही प्रो जापानीज होते हैं, शायद इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। चूंकि यूजीन को अमेरिकन एक्टिंग काउंसिल की पोस्ट पर नियुक्त किया गया था, इसीलिए लोगन टायलर की हुई हत्या पे उसे तहकीकात करनी पड़ती है, जबकि हत्यारा वो खुद होता है। लेडी एशीन, जो कि वारदात के समय वहां मौजूद थी, उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। जब वो देखती है कि जिस अनजान आदमी से वो पिछली रात मिली थी वो एक अमेरिकन है, जिससे वो सरप्राइज हो जाती है। लेडी एशीन अभी भी एक घमंडी नोवेल वी मेन जैसा व्यवहार कर रही होती है। वो यूजीन की कुर्सी पर खुद बैठ जाती है, जैसे यहाँ कंट्रोल यूजीन का नहीं उसका हो। यूजीन बिना बात घुमाए सीधे उससे सवाल पूछता है। उस रात को 2 स्नाइपर वहाँ पर मौजूद थे, क्या तुमने किसी को देखा? लेडी एशीन बेरुखी से उससे ना बोलती है। यूजीन उसके चेहरे को अपने हाथों से ढक लेता है और कहता है, मुझे लगता है कि मैंने शायद उनमें से एक स्नाइपर को पहचान लिया है। लेडी एशीन भी अपने हाथ से उसका चेहरा ढक लेती है और आंखों को देखते हुए बोलती है, शायद मैंने भी एक स्नाइपर को पहचान लिया है। तो गाइस, सीरीज का दूसरा पार्ट यहीं समाप्त होता है। तीसरा पार्ट कल रिलीज होगा, तो कमेंट में लिखना पार्ट 3। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि यूजीन अपना बदला कैसे लेता है और समुराई जो डोंग मै आखिर कौन सा डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी ओटाकू बी नर्ड।